दोस्तों, आज़ादी के संग्राम में हमने कितने ही रणबांकुरों को, कितने ही मतवालों को देश की बलवेदी पे न्यौछावर होते देखा। वो कहते हैं कि जब आपके पास लक्ष्य होता है तो आप रास्ता नहीं देखते। कितने उदाहरण हैं, भारत का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। कुछ दिनों पहले हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट्स को देखा और कितने ही टॉपर्स को, कितनी ही कहानियों को हमने देखा। उन्हीं कहानियों में से एक आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बात की जाए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो जितना मैं जानता हूं कि लगभग भारत के हर घर में कोई ना कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है। और उसी क्रम में आज हमारे साथ एक टॉपर यानी कि निखिल चौहान जी उपस्थित हैं और आज हम निखिल चौहान जी से बात करेंगे। कुछ चीज़ें मैं बता दूं, उसके बाद उनके संघर्ष पे, उनकी समस्त जीवनी पे हम आएंगे। निखिल चौहान जी का ये लास्ट अटेम्प्ट था और सबसे बड़ी बात, जैसे हम कहते हैं ना कि वो 3P मॉडल होता है, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, पेशेंस। निखिल चौहान जी ने लास्ट तक हार नहीं मानी और अंतिम, इसके पहले भी वो सेलेक्ट हो चुके थे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में, लेकिन फिर भी लगे रहे और फाइनली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फाइनल लिस्ट है उसमें उन्होंने अपना नाम देखा वहाँ पे और आज हमारे सामने उपस्थित हैं। तो निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे से पहले जब हम आपसे बात भी कर रहे थे तो एक तो आपको देख के लगा कि हाँ, संघर्ष जो होता है उसको मुकाम मिलता है अगर आप लगे रहें तो। थोड़ा अपने बारे में आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं, क्या रहा संघर्ष आपका, स्ट्रगल? सर, मेरा जन्म जो है एक गांव में हुआ था जिसका नाम गोवर्धनपुर है और वो ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। सो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही वो जो है अपने गांव से स्टार्ट हुई, लेकिन उसके बाद जो है पास में एक कस्बा था धामपुर, वहाँ से हुई। उसके बाद जो है मैंने IIT JEE की तैयारी की, तो 2015 में मैंने बीटेक अपना स्टार्ट किया और 2019 में मैं बीटेक IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद ही मैंने अपनी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी थी वो प्रारंभ कर दी और मैंने पहला अटेम्प्ट जो है अपना 2019 में लास्ट ईयर में ही दे दिया था। सो आई थिंक मेरा मेन स्ट्रगल तो यही रहा कि ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी लंबी रही, क्योंकि मेरे को जो है 6 के 6 अटेम्प्ट लग गए, जो कि अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था इस बार। सो इस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मेन प्रॉब्लम तो ये था कि ज़्यादा पढ़ रहे थे तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो गए और दूसरे जो भी प्रॉब्लम रहती हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, उस टाइप से काफ़ी प्रॉब्लम्स रही। बट आई थिंक फोकस हमेशा से ही था कि सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, तो ये प्रॉब्लम्स से कोई ज़्यादा इशू नहीं हुआ, इसलिए लगे रहे और फाइनली रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा। नहीं, ऑफकोर्स ऑफ कैमरा भी जब बात हो रही थी और अभी भी जब आपने बताया, तो संघर्ष सर रिजल्ट देके जाता है और जब आप डेडिकेटेड रहते हैं और फोकस्ड रहते हैं तो रिजल्ट तो अच्छा आता ही है। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बच्चे सुनना ही चाहते हैं। हम कह सकते हैं वो क्लीशे क्वेश्चन है पर ज़रूरी होते हैं। तो देखिए, हमारी जर्नी अलग रही, अन्य टॉपर्स की जर्नी अलग रही, ठीक है। आपने मुकम्मल तौर पे उस लिस्ट में अपना स्थान पाया। प्रीलिम्स को अगर आप देखें, हम प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक आएंगे और आपके ऑप्शनल पे भी आएंगे, जो कि आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, बड़ा स्पेशल ऑप्शनल है, उस पर भी आएंगे। जो प्रारंभिक परीक्षा की आपकी जर्नी थी, यानी प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन था, और कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो चक्रव्यूह होता है वो प्रीलिम्स का ही होता है। सबसे ज़्यादा जो योद्धा उसमें मूर्छित हो जाते हैं वो प्रीलिम्स में ही हो जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, कुछ स्पेशल अगर आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें तो? देखिए, प्रीलिम्स मेरे लिए तो ऐसा रहा कि मैंने 6 अटेम्प्ट दिए और 6 में से 4 बार मैंने प्रीलिम्स जो है पास किया। और उसमें भी ये था कि पहला अटेम्प्ट तो मैंने, सही बताऊं तो बिना पढ़े यूं ही दे दिया था, ये सोच के कि 6 अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा होते हैं तो एक अटेम्प्ट दे आते हैं, तो इसलिए मैं बिना पढ़े गया था, तो वो तो मेरा फेल होना ही था पहला अटेम्प्ट। लेकिन उसके बाद फिर प्रीलिम्स जो है मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेज नहीं रहा, तो मेरा हर बार लगभग अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाता था। तो मेरी मेन स्ट्रेटजी ये थी कि जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है, जो बेसिक बुक्स वगैरह होती हैं, वो आप अच्छे से पढ़िए, और उसके अलावा जो भी PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करके देखिए। उनका सिर्फ फाइनल आंसर नहीं देखना होता है, उसमें जो भी जैसे जो भी ऑप्शंस आए हैं उनके बारे में थोड़ी रिसर्च खुद से की जाए, तो आई थिंक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है अच्छे आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो है PYQ कीजिए और बेसिक जो स्टैटिक पोर्शन है उसको पढ़िए, और करंट अफेयर्स जो है उस पर जो है फोकस की ज़रूरत है, लेकिन आई थिंक डिस्प्रपोर्शनेटली उसे ज़्यादा नहीं फोकस करना चाहिए करंट अफेयर्स पे। अच्छा, जैसे अगर हम सिलेबस वाइज देखें तो एक वास्ट सिलेबस मेंस एग्जामिनेशन का है, इंक्लूडिंग इंटरव्यू, अच्छे नंबर, हमारी रैंक मेंस से डिसाइड करता है। बट प्रीलिम्स, जो मुझे लगता है कि अभी भी हमने बात किया, सबसे बड़ा हर्डल होता है प्रीलिम्स में,
मतलब क्या लगता है, जैसे आपके इसके आपने तो खैर बहुत अच्छा मतलब 4 आपने मेंस दिए तो आपने 4 बार हर्डल को आराम से क्लियर किया, बट फिर भी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा अपने फ्रेंड्स में कि वो प्रीलिम्स का जो हर्डल रह जाता है वहाँ क्या रह जाता है। जैसे बच्चे कई बार कहते हैं कि सर हम जब PYQs देखते हैं तो हमें लगता है तो फंडामेंटल बेसिक है, बिल्कुल सही है। वो टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कमज़ोर है टेस्ट, किसी के 30 नंबर आ रहे हैं, किसी के 32 नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, और वहाँ पे फिर दिल बैठ जाता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बच्चों के मैसेजेस आते हैं ऐसे, आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो? मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा था कि जब मेरा जो प्रीलिम्स था, जैसे दूसरा जो मैंने प्रीलिम्स दिया था, तो मेरा वो बहुत अच्छे से पास हुआ था, 130 मार्क्स आए थे। लेकिन उससे जो है 15 दिन पहले प्रीलिम्स से मैंने 1-2 टेस्ट दिए और उसमें मेरे कुल 85 नंबर आ रहे थे। अच्छा। 50, एक में 60 आए, तो मैं भी काफ़ी जो है मुझे डर लग रहा था कि क्या होगा। लेकिन फिर मेन एग्ज़ाम में जो है 130 आ गए। तो ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स से ज़्यादा घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। मेन होता है कि आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। तो प्रोसेस ये है प्रीलिम्स का कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको आता है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो इनफाइनाइट है, तो वो तो आप जो है उसको हर चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपको आता है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज में कि वो मेन एग्जाम में गलत ना हो। और गलती खाली हम जो है क्वेश्चन मार्क करने में ही नहीं करते हैं, OMR में फिल करने में भी कर देते हैं। तो वो भी हर चीज़ को जैसे टेस्ट सीरीज को इतने अच्छे से आप बिल्कुल उस तरीके से दें कि जैसे आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से सिमुलेट करके जाएं। टेस्ट सीरीज के मार्क्स पे ना जाएं, जितना मुझे लगता है कि वो हो जाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए तो वो पूछ लिए। और ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज का जो मेन मकसद होता है वो 2 फोल्ड होता है। एक तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दूसरा आपको टेस्ट करना। और जबकि जो सिविल सर्विसेज का जो मेन एग्जाम जो होता है, जो प्रीलिम्स का, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, आपको जो है परखना, आपको टेस्ट करना। तो आई थिंक टेस्ट सीरीज इसलिए थोड़ा सा, जो टेस्ट सीरीज के मार्क्स होते हैं, जो फाइनल मार्क्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर दिखता है। बिल्कुल। वो जो है ना कि मुझे भाग मिल्खा भाग का एक सीन याद आ रहा है कि मिल्खा सिंह दौड़ने जाते हैं तो पाकिस्तान का कोच कहता है कि तुम्हारी लास्ट रेस हो सकती है, तो वो कहता है दौड़ूंगा अभी वैसे ही। तो हमें वैसे ही दौड़ना चाहिए कुल मिला के। एक चीज़ और है, जब आप अभी कह रहे थे कि UPSC आपका परीक्षण करता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान का इस स्तर पर परीक्षण नहीं करता कि अगर आपने एक बार इन स्विंग या आउट स्विंग पे मास्टरी कर ली तो फिर दोबारा वो गलत ना हो। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे थे। एक अलग क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ द बीट क्वेश्चन में कई बार मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स से पूछना चाहिए जो सफल हुए हैं। क्या ऐसा है, आपको क्या लगता है, हम मेंस पे भी आएंगे, क्या ऐसा है कि जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं या जो मेंस के क्वेश्चंस या जो इंटरव्यू हमसे पूछा जाता है, वो सिर्फ इस बात को चेक किया जा रहा होता है कि एज अ अधिकारी हम जब बनेंगे भविष्य में तो क्या बनेंगे? क्या ये उस मेंटलिटी का टेस्ट होता है? क्योंकि डेप्थ कहीं ना कहीं चेक होती है हमारी, और जब हम किसी समस्या की तरफ जाते हैं, किसी प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेप्थ काम आती है। हम कैसे किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, प्रीलिम्स में उसी चीज़ को खोजा जाता है। क्या ऐसा आपको भी लगता है? देखिए, इसका ऐसा है कि UPSC हर साल अपने नए पैटर्न के थ्रू कुछ भी थोड़े चेंजेस करके पेपर बनाता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो रखता है। बट जैसे स्पेशली हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स में थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपकी थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ का थोड़ा एक वो फैक्टर रहता है कि वो चेक करते हैं आपको। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि MCQ होते हैं। अब आपने थोड़ा एलिमिनेट करके 4 में से 2 बचे हैं, अब आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है। तो एक सिविल सर्वेंट को भी एक रिस्क टेकिंग एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक प्रीलिम्स के थ्रू थोड़ा सा रिस्क टेकिंग की, कौन कितने अटेम्प्ट कर पा रहा है, कितने नहीं, और फिर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और तो ये इस टाइप से। और प्लस थोड़ा सा प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभी स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो जैसा आपने बोला कि उसमें इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो आई थिंक वो सेम चीज़ जो है क्वालिटी, एक अच्छा इन डेप्थ एनालिसिस और नॉलेज एक सिविल सर्वेंट को भी होना चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना, तो थोड़ा सा तो रिस्क कहीं लेना ही पड़ता है। प्रीलिम्स में सर यही लेना पड़ता है। चलिए, प्रीलिम्स से मेंस में आते हैं। और जब मैं खुद एज एन एस्पिरेंट था और दोस्तों को देखता था, तो स्टूडेंट्स को ना बचते देखा। आंसर जब लिखते हैं वो, तो उन्हें लगता है कि दिमाग में रखते जाते हैं, लास्ट में जो लिखेंगे ना कि सीधे रामायण और महाभारत लिख देंगे। आपसे भी ये मैं जानना चाहता हूँ, हालांकि बहुत बार मैंने इसको खुद भी ऑब्जर्व किया है कि कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग इज़ अ प्रोसेस। आपके लिए वो प्रोसेस क्या था और आप इसको कैसे देखते हैं, आंसर राइटिंग को मेंस में? सर, आंसर राइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैसा कि आपने बोला, तो आई थिंक
क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट लग गए। तो मेरी भी स्टार्टिंग में मेंटेलिटी यही थी कि पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद बहुत ही अच्छा आंसर लिख देंगे। लेकिन आई थिंक डेफिनेटली जो आंसर राइटिंग है वो एक प्रोसेस है। आप जो है शुरू में अच्छा आंसर नहीं लिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे लिखते जाएंगे आपको खुद ही अपनी गलतियों से सीख के अच्छे आंसर की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। तो आंसर राइटिंग किए बिना जो है रैंक लाना या फिर वो पॉसिबल नहीं है। वो खाली पढ़ते रहना से जो है फिर मेंस नहीं निकल पाएगा। तो आंसर राइटिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए स्टडी IQ पे ना हमारा काफ़ी लगभग 19 मिलियन का प्लेटफॉर्म है, और हिंदी में भी और स्टेट PCS में भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं, और शायद एडटेक पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत से बच्चे आपको सुन भी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे P2I कोर्सेज में जुड़े हुए हैं या अदर कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो को बड़ी गहनता से देखेंगे। कोई बच्चा जो पहली बार मान लीजिए प्रीलिम्स दे रहा है, 2025 का प्रीलिम्स 25 मई को है, और अगर वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाता है, मेंस देने जा रहा है, तो अभी से लेके मतलब चलिए प्रीलिम्स के बाद की ही, क्योंकि अब तो प्रीलिम्स बहुत समय है, प्रीलिम्स के लिए हम कुछ बोलते भी नहीं है, क्या स्ट्रेटजी मेंस के लिए उसके लिए रहनी चाहिए 2025 के मेंस के लिए आफ्टर प्रीलिम्स? सर जैसा कि मेंस में जो है 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं और 4 जनरल स्टडीज के और एक एसए का और 2 लैंग्वेजेस क्वालिफाइंग नंबर। तो आई थिंक सबसे पहले तो क्वालिफाइंग का ही मैं बोल देता हूँ कि उनको भी थोड़ा लाइटली नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा उनको भी पढ़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा पाया गया कि 10% लोग जो है उसमें भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद जो है सर आई थिंक 3 ब्रॉडली बचे, एसए, जीएस और ऑप्शनल। तो आई थिंक ऑप्शनल जो है काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी की मांग करता है। तो उनको जो है जो भी बच्चे हैं उनको अपना पहले तो टाइम अलॉट कर लेना चाहिए कि कितना टाइम उनको ऑप्शनल को देना है, कितना जीएस को और कितना एसए को। तो जैसे एसए का तो ऐसा है कि आपको जो है धीरे धीरे आप हो सकता है कि आप वीकली बेसिस पे उसको एक कुछ ऐसे लिख के देख लें, तो उस टाइप से आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जो जैसे ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल का आपको पहले अच्छे से जो है पूरा अपना सिलेबस रिवाइज करना होता है, और उसके बाद उसके जो भी टेस्ट हैं वो आप दीजिए। और सेम जो है प्रोसेस जो भी GS 1 2 3 4 है, तो उसका भी आपका जो भी बेसिक रिसोर्सेज आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़िए। और कुछ टॉपिक्स अगर आपके बचे हुए हैं जो आपने प्रीलिम्स से पहले नहीं पढ़े तो उनको पढ़ लीजिए। लेकिन ये है कि ज़्यादा जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय है उसमें आप नया कंटेंट पढ़ने की कोशिश कम से कम ही करें, क्योंकि टाइम निकल जाएगा अदरवाइज। क्योंकि मेन होता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कि जो जितने भी दिन मिलते हैं 90 दिन लगभग, उनको आप कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वही आपका मेन है कि आप कैसे इफेक्टिवली टाइम मैनेज करें। जिसने ये टाइम अच्छे से मैनेज किया उसके आई थिंक ज़्यादा अच्छे चांसेस हो जाते हैं। और आंसर राइटिंग जो है ऑब्वियसली जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करनी ही करनी है। चलिए, ये तो खैर 2025 की बात है। बहुत से बच्चे 26 में दे रहे हैं, 27 में हमारे P2I कोर्सेज में भी बहुत सारे बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा 2026 का प्रीलिम्स देने जा रहा है, लेट्स से मई में हो रहा है, 24 में, 25 में, जब भी हो रहा होगा, उनको आंसर राइटिंग कब से शुरू कर देनी चाहिए आपके हिसाब से? तो देखिए मेरे हिसाब से ऐसा है कि पहले आप जो है बेसिक अपनी बुक्स वगैरह पढ़ लीजिए। उसके बाद थोड़ा जो भी आपने अगर कोचिंग रेफ़र किया है या फिर कोई भी आपके पास नोट्स हैं, तो उनको जो है नोट्स को थोड़ा रिवाइज कीजिए। और उसके बाद आप जो है PYQ जो भी हैं मेंस के, जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए कि यूपीएससी किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। तो उनकी आंसर राइटिंग आप धीरे धीरे PYQs की कर सकते हैं। तो मेन फोकस उसमें ये रहना चाहिए कि आप जो है आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आई थिंक वो सीख लें इनिशियली। उसके बाद धीरे धीरे करते जाएंगे आंसर राइटिंग, तो फिर जो है आप जो है इम्प्रूवमेंट, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं बाद में। तो आई थिंक शुरू में पढ़ाई कीजिए थोड़ा अच्छे से। इनिशियली स्टार्टिंग में लिखेंगे आंसर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बट वो एक लाइन ड्रॉ करनी सीख भी लेनी चाहिए वो। लेकिन हर किसी की अलग अलग होती है। कोई 3 महीने पढ़ के आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकता है, कोई 6 महीने। तो वो बेसिकली इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। बट प्रोसेस यही है कि पहले अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और फिर आंसर लीजिए। कल मैं सेम चीज़ में बात कर रहा था। कल रैंक 490 थी, मोना जी थी, और उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने भी सेम चीज़ कहा कि आंसर राइटिंग में मैं ये देख लेती थी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में को कैसे शेप करना है, जैसा आपने बताया। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चों को क्लियर हो रही है, क्योंकि बच्चे इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं। ये कन्फ्यूजन और रहता है, बहुत मैसेजेस आते हैं, और इसका उत्तर आप तो बिल्कुल ही दे सकते हैं। हम लोग तो इंटरव्यू तक पहुँचे लेकिन आगे नहीं जा पाए। आपने उसको भी क्वालिफाई किया, फाइनली कितना किला फतह किया आपने। सर बहुत डर लग रहा है, सर कुछ भी याद नहीं हो रहा है,
सर घबरा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ सब। योर ओपिनियन। डर सबको लगता है। देखिए, डर सबको ही लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है, जीत है। जैसा बोलते हैं। तो डर लगना बहुत ही स्वाभाविक है, स्वाभाविक और है। आई थिंक जिसने अच्छे से तैयारी की होती है उसे तो और ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो स्टेक पे होती है कि वो फ्रूट लाएगी या नहीं, है ना, तो फल मिलेगा या नहीं। तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन नेचुरली लाइफ का ये प्रोसेस ही है कि हम जब भी कोई बड़ा काम करेंगे तो उसमें थोड़ा डर होगा, लेकिन आगे वही बढ़ेगा जो डर पे जो है जीत पाएगा। तो आई थिंक ये नेचुरल है, इससे डरना नहीं चाहिए, और अपने हार्ड वर्क पे बिलीफ रखना चाहिए कि वो जो है आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि सभी को डर लग रहा है एक तरीके से। डर से जुड़ा एक और प्रश्न है, मतलब मेरे साथ तो होता ही था, बहुत से स्टूडेंट्स भी कहते हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जिस दिन रहता है उस दिन की जो एंग्जाइटी रहती है कि रात में नींद नहीं आती है, रूटीन का प्रॉब्लम, आपके साथ भी हुआ था? सर बहुत ज़्यादा होता था ये तो, कि जिस दिन एग्ज़ाम होता था उस रात तो नींद आती ही नहीं थी, तो लगता था कि नींद आ जाती तो शायद अच्छा और हो जाता, क्योंकि थोड़ा अगर अच्छे से सो के जाओ तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हो। बट आई थिंक ये भी फिर से नेचुरली हो रहा है कि ज़्यादातर लोगों के साथ हो जाता है ऐसा ही। तो ये भी कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर आपने मेहनत की है तो अगर आप नहीं भी सो के गए हैं तो भी अपने ऊपर भरोसा रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने मेहनत की है अल्टीमेटली, तो मेहनत करने वालों की कभी हार होती नहीं है। तो इसलिए इस जो बिलीफ से आपको आगे बढ़ना है, और ये नॉर्मल ही है, होता है सभी के साथ। ठीक है, इंटरव्यू पे आता हूँ। यू हैव फेस्ड इंटरव्यू ट्वाइस, एंड द थिंग इज़ कि 4 बार आपने मेंस भी दिया है, और ऑफ कोर्स 6 बार प्रीलिम्स तो दिया ही दिया है। प्रीलिम्स और मेंस की जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, वो हमें इंटरव्यू के लिए कैसे नर्चर करती है, कैसे वो इंटरव्यू में काम आती है? जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि इस तरह हम प्रीलिम्स और मेंस में जो पढ़ रहे हैं वो हमें इंटरव्यू में कैसे काम देगा? देखिए, जो इंटरव्यू में होता है कि एक तो 2 तरीके के सवाल हो जाएंगे। एक तो जैसे जो आप हैं, आपकी अपनी लाइफ पे क्वेश्चंस होते हैं, जो डेफ में आपके जो भी अचीवमेंट हैं, आप कहाँ से आते हैं, तो वो तो एक सेपरेट पार्ट हो गया। उसके अलावा क्या है कि जनरल इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर्स वगैरह, और जो भी स्टैटिक आप कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन जो मेंस में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है, जो भी आपने डेटा वगैरह आप जो है पढ़ते जा रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, वो वहाँ पे काम आएगा ही आएगा, क्योंकि तभी तो आप जो है अपने आंसर्स में डेप्थ और डिटेल लेके आ पाएंगे। अगर आपका प्रीलिम्स और मेंस अच्छे से आपका प्रिपेयर्ड है, तो जो क्वेश्चंस होंगे जो कि बेसिकली पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन जो कि पूछे ही जाते हैं, इंटीग्रेट कर पाएंगे सही से आप, तो वो काम आएगा उस समय। तो कुछ ऐसा स्पेशल वाकया इंटरव्यू का, कुछ अलग से क्वेश्चन जो आपको लगा कि आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, या शायद प्रिपेयर नहीं थे आप उसके लिए? ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे को याद आता नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि कुछ भी वहाँ पे हो सकता है, लेकिन आपको स्टेबल बैठना है कॉन्फिडेंस के साथ। अगर नहीं आता है तो ना बोल सकते हैं वहाँ, ना बोलने में कोई बुराई नहीं है, और इसके नंबर कटते भी नहीं है जितना बताया जाता है। तो आई थिंक वहाँ पे ही हैंडल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो मैं सही बताऊँ तो वही होते हैं जो पढ़े नहीं होते। लेकिन क्योंकि हम क्योंकि पढ़ ही रहे हैं इतने सालों से, और जो है बेसिकली क्वेश्चन काफ़ी जेनरिक ही होते हैं, तो आप वहीं बैठ के जो है उनका उत्तर दे सकते हैं। जैसे मैंने जब पहली बार इंटरव्यू दिया था, तो जोशी जी का बोर्ड था, जो बाद में चेयरमैन भी बने थे। पहले छत्तीसगढ़ और एमपी के भी स्टेट कमीशन के रह चुके थे, शायद तो अध्यक्ष रह चुके थे। तो उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था इलाहाबाद से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन पूछा था। खुसरो बाग है वहाँ पे, तो उसको अमीर खुसरो से रिलेट करके पूछा था, हल्का सा शायद कंफ्यूज करने के लिए, बट मुझे पता था, उसके बारे में मैंने बता दिया। अभी आपने इसी बात की फिर तस्दीक की कि अक्सर वो प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे प्रिपेयर नहीं रहते हैं। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, हाँ, हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, पर आपके हिसाब से मॉक इंटरव्यू सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे मजबूत करते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पे मिलता है मॉक? देखिए, एक तो जैसा आपने ही बोला कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मॉक इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो हमारा स्टार्टिंग में एक फियर होता है कि भाई बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और अकेडमिशियंस जो भी हमें इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो उनको फेस करने का ऑलरेडी एक चांस मिल जाता है मॉक इंटरव्यू में। और जब थोड़े बार बार मॉक इंटरव्यू देते हैं तो जो एक एंग्जाइटी लेवल होता है, तो वो डर जो है कम होने लगता है, तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बूस्ट हो जाता है। उसके बाद क्या है कि आप जब वहाँ पे आंसर बोलने लगते हो, देने लगते हो, तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ जो आपके डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ भी थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कुछ रिपीट हो जाए। और दूसरा, आपका एक फ्लुएंसी का लेवल बढ़ जाता है। अगर आप फर्स्ट
टाइम फर्स्ट इंटरव्यू जाके वहीं दे रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा बोलचाल की भाषा और जो इंटरव्यू की भाषा में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे आप लड़खड़ा सकते हो। बट अगर आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बातचीत करना सीख जाते हो तो वहाँ पे एक फ्लुएंसी से आंसर निकलने लगते हैं। प्लस थोड़े बहुत जो है कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट नहीं हो पाते, बट कुछ थोड़ा आइडिया मिल जाता है। जैसे वो हम लोग कहते हैं ना कि जब क्रिकेट मैच फील्ड पे जाते हैं, आजकल वो फ्राइडे नाइट मैच का वो कल्चर हो गया है कि क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो कहते हैं कि फील्ड पे जाने से पहले नॉकिंग कर लो अच्छे से, ताकि बल्ले पे बॉल है। तो वही नॉकिंग का काम यहाँ पे मॉक करते हैं। एग्जैक्टली। आते हैं आपके ऑप्शनल पे, वैकल्पिक विषय गणित, मैथमेटिक्स। मैंने तो मास्टर्स तक मैथमेटिक्स पढ़ी और उसके बाद भी मैंने ऑप्शनल कुछ और ही लिया था। आपने मैथमेटिक्स को लिया, तो पहली बात तो कि मैथमेटिक्स के प्रोज और कॉन्स आपको क्या लगते हैं एज एन ऑप्शनल, क्योंकि एक आध टॉपर्स को भी हमने देखा और अच्छे नंबर देखे हमने वहाँ पे। अब आपने उसमें सिलेक्शन लिया हुआ है, तो प्रोज एंड कॉन्स मैथमेटिक्स ऑप्शन के। देखिए, प्रोज तो यही है मैथमेटिक्स ऑप्शनल की कि सबसे पहले जो मैथमेटिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स जो है बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप इजीली जो है करते जाएंगे, और जो जीएस जो जैसे मेरे जैसे को थोड़ा सा बोरिंग लगता था, तो यहाँ पे इजी रहता है मैथमेटिक्स पढ़ना। और उसके अलावा जो है अच्छा स्कोरिंग ऑप्शनल भी है। अगर आप अच्छे से प्रश्न हल करके आते हैं तो आपको लगभग अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, तो इसमें स्कोरिंग की भी अच्छा पोटेंशियल होता है मैथमेटिक्स में। सो बेसिकली मैथमेटिक्स जो है आपको जो है अच्छा एक एज दे देता है कि आपको जो है इसका स्टैटिक होता है सिलेबस, तो आपको बार बार जो करंट अफेयर जैसे दूसरे सब्जेक्ट में होते हैं तो वो प्रिपेयर नहीं करने होते हैं। तो आई थिंक वो थोड़ा इसमें अच्छा रहता है। और कॉन्स की बात करें तो आई थिंक इसमें एक मेजर फैक्टर ये है कि इसका जो सिलेबस होता है, आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट सिलेबस है, लेंथीएस्ट सिलेबस है, तो काफ़ी बल्कि हो जाता है ये। तो इसको प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। फर्स्ट आइट्रेशन में आपको पढ़ने के लिए अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है 6 महीने से ज़्यादा का समय लग जाए, बट एक आइट्रेशन में कुछ होगा भी नहीं, आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि लगभग अच्छे से मास्टरी करने के लिए लगभग 1 साल तो मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है। और दूसरा इसमें एक कौन ये हो जाता है कि आपका जो मैथमेटिक्स का और जीएस का जो सिलेबस है वो उसमें कोई मैच नहीं है, तो काफ़ी एक डिस्कनेक्ट सा आ जाता है आई थिंक। तो ये थोड़ा एक इशू होता है। फिर भी बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, आप पोडियम पे हैं एज ए सेलेक्टेड कैंडिडेट, एंड ऑफ कोर्स बहुत मेहनत आपने की होगी। वो बच्चा जो अभी जस्ट मैथमेटिक्स ऑप्शन लेने की सोच रहा है, उसके लिए इनिशियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मैथमेटिक्स की? आपने 4 मेंस मैथमेटिक्स में दिया, तो ऑफ कोर्स यू आर द बेस्ट पर्सन। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैथमेटिक्स आप ऑप्शनल अगर लेना चाह रहे हैं तो आप जो है तभी लीजिए जब आपका जेन्युइन इसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि काफ़ी लंबा सिलेबस होता है। तो आप जो है अगर इंटरेस्टेड हैं तभी इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। और एक बार आपने जो है ठान ली है कि आपको मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेना है, तो आप जो है जो बेसिक बुक्स वगैरह हैं जिनकी डिटेल्स जो है मिल जाएगी आपको, तो वो बेसिक बुक्स वगैरह आप रेफ़र करना स्टार्ट कर दीजिए। हर चैप्टर बेसिकली हर जितने भी पेपर 1 में जो है टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं, पेपर उसमें 2 में 7 टॉपिक्स हैं, तो टोटल 13 टॉपिक्स हैं। तो उनकी लगभग 16-17 किताबें आती हैं, तो वो सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो उसके बाद जो है पढ़ने के बाद एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पढ़ने से खाली काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स में जो है आपको पहले कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। और इसलिए जो है आपको मैथमेटिक्स जब भी जो भी लोग ले रहे हैं उनके लिए यही सलाह रहेगी कि आप जो है जितना हो सके लिखिए, लिख के सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो मैथमेटिक्स खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा वर्ग है, बड़ी भीड़ है जो सिविल सर्विसेज की तरफ आती है। मैं भीड़ इसलिए भी कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रोस कॉन्स, कितनी टफ जॉब होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आशाओं से स्टडी IQ बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, जैसे मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल है और आपका संघर्ष है, बच्चे आपको एज ए टॉपर देख रहे हैं, आपके जो उसके पहले 5 अटेम्प्ट का संघर्ष है उन्होंने नहीं देखा हुआ है। कितना भाग आप मानते हैं जो लक होता है, जो भाग्य होता है, उसका भी रोल होता है इसमें? स्ट्रगल, देखिए हार्ड वर्क तो है ही, बिना हार्ड वर्क के आप 4 मेंस तो नहीं दे सकते। लक का क्या पोर्शन होता है, क्या वो भी चीज़ें काम करती हैं यूपीएससी में? देखिए, लक तो जो है जीवन में भी पूरा मतलब लक से बहुत कुछ होता है, तो यूपीएससी में भी डेफिनेटली लक का काफ़ी प्रोपोर्शन होता है। तो हार्डवर्क ऑब्वियसली आप तो अपनी तरफ से अपना जो भी
हार्ड वर्क है वो दे सकते हैं। तो एक चीज़ कही जाती है कि यू ओनली कैन कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। यस। तो हमारे हाथ में तो यही है कि जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं करिए। लक जो है वो इंडिपेंडेंटली आपका कर रहा होगा काम, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं पहले। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। या डेफिनेटली यही है। तो लक तो रहेगा, उसका कुछ कर नहीं सकते, आप जो खुद से कर सकते हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं इस प्रश्न को इसीलिए ही पूछना चाहता था क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ लक के दम पे कि मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा, उन्हें ये हार्ड वर्क देखना चाहिए। जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड जैसे भी देख रहे हैं, जिस भी जगह पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, उनसे बस यही कहना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति ने अपना मकाम हासिल किया है तो उसके पीछे की एक प्रॉपर जर्नी होती है। हम लोग कई बार लक के नाम पे, नहीं होता है तो भी लक के नाम पे, होता है तो भी कि अरे वो लक पे हो गया होगा, उसके नाम पे हम बिल फाड़ देते हैं, पर उसकी मेहनत हम नहीं देते। इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा क्योंकि मुझे पता है कि हार्ड वर्क तो करना ही रहता है। इसमें मैं अपना एक ऐड कर देता हूँ कि जैसा मैंने बताया कि ये 6th अटेम्प्ट था, तो पहला अटेम्प्ट जो मैंने दिया था वो बिना पढ़े ऐसे ही दिया था। सोचा था कि 6 अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मैंने सोचा कि प्रीलिम्स है, 4 ऑप्शन होते हैं, क्या पता तुक्का उक्का मार के आएंगे, क्या पता हो जाए। तो पहला अटेम्प्ट बिना पढ़े ऐसे ही देने चले गए, तो नहीं हुआ। तो लक से खाली तो काम नहीं चलेगा, तो पढ़ के जाना तो, और हार्ड वर्क, जब तक दोनों चीज़ नहीं मिलेंगी, हार्ड वर्क और लक, तब तक नहीं होगा। पिछली सदी के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और वो ये बताती है कि हो सकता है आप यहाँ पे लक के भरोसे हैं, पर वहाँ पे हज़ारों लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना खून पसीना एक कर दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आपका जितना भी लक होगा, कम से कम उनके हार्ड वर्क के पीछे ही रह जाएगा अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने एक ऐसे उदाहरण थे, हमने उनसे बात की और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही सौम्य स्वभाव के आप हो और अच्छी बात है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख के निश्चित तौर पे सफलता की राह पे आगे बढ़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू को यहाँ तक देखने के लिए। अगर कुछ चीज़ें आपने सीखी हों तो अप्लाई कीजिएगा ज़िंदगी पे। तो मूवीज़ में भी ज़िंदगी को लेकर बहुत सारे डायलॉग में सुने होंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को आप अपने हिसाब से लिखिए। आप अपने ज़िंदगी के रथ पे सवार रहिए, ठीक है। सारथी आपको मिलते रहेंगे, सारथी आपको आगे ले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये रेस आपकी है, ये दौड़ आपकी है, आपको जीतना है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।